हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता संरचनात्मक शक्ति की अविभाज्य है, वर्णन करना है इसको। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कहते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर वही देता है जो अलग है, महत्वपूर्ण है। इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ही प्रायोरिटी देता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत साधारण लग रहा होगा, लेकिन इसका आपको आंसर भी नहीं पता होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जामिनर के लिए। अब क्वेश्चन पे ही गौर कीजिए। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता, जो आर्थिक प्रधानता है, समझ सकते हो ना आर्थिक प्रधानता का मतलब क्या है। साधारण शब्दों में देखा जाए तो हजमनी, जो आर्थिक के ऊपर। देखिए कोई भी देश पावरफुल तब बनता है जब उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है कि अमेरिका की आर्थिक प्रधानता यानी इसकी हजमनी संरचनात्मक शक्ति के अविभाज्य है। यानी देखा जाए तो स्ट्रक्चरल पावर्स के ये जो है अनडिविजिबल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका की आर्थिक प्रधानता किस प्रकार से पूरे विश्व में है। आपको समझ में आया अब कि अमेरिका की आर्थिक प्रधानता की शक्ति के अविभाज्य, यानी इसे कोई विभाजित नहीं कर सकता, इतनी अच्छी इसकी अर्थव्यवस्था है। ये बहुत क्लियर वर्ड है। ये दोस्तों आप सोचते होंगे कि मैं बार बार क्वेश्चन को ही रिपीट क्यों करता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, एग्ज़ाम में जब जाते होगे ना तो आपको तो आंसर याद रहता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ही पता नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ बदल जाते हैं लेकिन आंसर उसका वही रहता है। बच्चों की बहुत ही गलत बात ये होता है कि सिर्फ वो आंसर याद करती हैं, लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि क्वेश्चन को भी आप समझो। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझोगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। आप सोचिएगा इस क्वेश्चन को हम कब कब आंसर दे सकते हैं, किस के अंतर्गत कर सकते हैं। अब जर्नल सी बात है, अमेरिका की आर्थिक प्रधानता की बात किया जाए, इकोनॉमिकल जो है पावर की बात किया जाए, तो ये हर जगह ये आंसर जो है अपनी महत्ता को दर्शाएगा। जहाँ भी आपको ये लिखा होता है आर्थिक प्रधानता यानी आर्थिक प्रधानता अमेरिका की, तो जर्नल सी बात है इसी क्वेश्चन को वो बेस बना रखा है। तो समझ गए ना कि ये क्वेश्चन कई जो है जगह इसका आंसर बन सकता है। तो सिर्फ आपको माइंड में रखना है अमेरिका की आर्थिक प्रधानता, सिर्फ ये वर्ड आपको दिमाग में रखना है। और जहाँ पर ये क्वेश्चन इतना शब्द लिखा होगा कि अमेरिका की आर्थिक प्रधानता, आप जो है इस आंसर को लिख सकती हो। तभी कहता हूँ ना क्वेश्चन को समझना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता उसकी संरचनात्मक शक्ति अविभाज्य है, जनरल सी बात है, और इसे निम्नलिखित तरीकों से उचित ठहराया जा सकता है। और इसी बात को उचित ठहराना कि सही में अमेरिका की जो आर्थिक प्रधानता सबसे महत्वपूर्ण है और अविभाज्य है। सबसे पहली बात यही आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा स्थापित जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आज भी विश्व अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा जो है इंस्टीट्यूशन ने खोला, बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था की संरचना थी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अमेरिका ने जो है MBA के लिए इंस्टीट्यूट की स्थापना किया, यानी अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना तैयार किया। और इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और देखा जाए तो WTO अमेरिकी आध्यात्मिक उत्पाद है। यानी देखा जाए तो ये सारे चीज़ जो आप विश्व बैंक देख रहे हो, IMF देख रहे हो, सब अमेरिका का वर्चस्व के कारण ही हुआ। अमेरिका ने इसकी स्थापना इसलिए किया क्योंकि वो अब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था अपने देश में। आप देखिए सारे के सारे विश्व बैंक के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत पूरा विश्व चल रहा है। तो जनरल सी बात है अमेरिका ने सबसे पहले अपना प्रभुता इन्हीं के ऊपर स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना जो है अपने ही देश में किया। और इस पर देखा जाए तो अमेरिका का ही वर्चस्व है। अब जनरल सी बात है जब तक अमेरिका के पास विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जनरल सी बात है अमेरिका का प्रभुत्व बना ही रहेगा। क्योंकि जनरल सी बात है सारी बात तो वहीं से आके निकलती है और पूरे विश्व में वही कंट्रोल कर रहा है। तो जनरल सी बात है जो सब
सबको कंट्रोल करे वही महान कहलाता है, उसकी हजमनी रहती है, उसका ही अधिपत्य रहता है, तो अमेरिका की हजमनी तो रहेगी। तो ये बात यहाँ साबित करता है कि अमेरिका अपनी आर्थिक जो है प्रधानता बरकरार रखने के लिए उसने जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया था। और यहाँ तक ये अमेरिका जो है सीमित नहीं रहा। अमेरिका की सृजनात्मक शक्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA नामक शैक्षिक डिग्री है। अमेरिका ने दूसरी जो सृजनात्मक शक्ति के रूप में उसने देखा वो था MBA, कि MBA करने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है काफ़ी जो अच्छे जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और इसकी कॉलेज जो है अमेरिका ने अपने ही देश में स्थापित किया, क्योंकि पहले ये अमेरिका में स्थापित था। अब देखिए हर देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में MBA की स्थापना कर चुका है। तो यही सब बात जो है अमेरिका को आर्थिक प्रधानता की तरफ जो है अविभाज्य शक्ति के रूप में प्रकट करती है। और देखा जाए तो अगले पॉइंट यही दर्शाता है कि यह विचार की व्यवसाय एक ऐसी पेशा है जो इन कौशलों पर निर्भर करता है जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा सकता है, विशिष्ट रूप से अमेरिका में। क्योंकि देखिए कहते हैं अगर व्यवसाय की ऐसी विचारधारा अगर जिस क्षेत्र में मिलती है वो देश जनरल सी बात है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ जाता है। अब देखा जाए हम इंडिया के साथ तुलना करें तो इंडिया में डिग्री की प्रावधान जो है बहुत अधिक लेवल पे है। आज देखा जाए जितनी डिग्री इंडिया में बांटी जा रही है विश्व में ही शायद कहीं हो, लेकिन देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई की वो ढांचा अब नहीं रह गई जो होनी चाहिए। आप सोचिएगा कि तिरपान स्टडी सेंटर ऐसा क्यों कह रहा है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ यही है, आपने कभी सुना है कि बड़े घराने के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे, मिनिस्टर के बच्चे, मंत्री के बच्चे कभी भारत में एजुकेशन प्राप्त करते हैं? वो सारे विदेश की तरफ क्यों अग्रसर हो जाते हैं? मैंने कई जगह देखा है जिनके माता पिता डॉक्टर या बहुत पढ़े लिखे हैं या जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो सारे अपने बच्चों को अमेरिका जो है भेज देते हैं पढ़ने के लिए। क्या अमेरिका में ऐसी पढ़ाई होती है जो इंडिया में नहीं होती होगी? तो सोचिए, विचार कीजिए, जो ये मंत्री लोग सब भारत के पढ़ाई को जो है अपनी हथियार बना के जो है भारत पे राज करने की कोशिश करते हैं, आखिर अपने बच्चों को ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका क्यों भेजते हैं? कहते हैं अमेरिका में तो इनकी एक लड़ी लग जाती है। कहीं भी जाइए देखिए अमेरिका रिटर्न, USA रिटर्न लिखे हुए रहते हैं अपने बोर्डों पे। आखिर मैं यही सवाल पूछता हूँ, जब इंडिया में ये मंत्री लोग सब, बड़े बड़े लोग सब ये वकालत करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है पिछले 50 सालों से बहुत बेहतर बनी है, यहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो पढ़ने के लिए अमेरिका क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को? जब यहाँ पर पढ़ने की सुविधा इतनी अच्छी है, विश्व स्तर पर है, तो आप अमेरिका क्यों भेजते हो? आपने कभी प्रश्न पूछा है? जब भी कोई मंत्री शिक्षा के ऊपर भाषण दे तो आपने एक प्रश्न उठाना है, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? इंडिया के स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ा रहे हो कि अमेरिका के विदेशी पढ़ा रहे हो? उनका साफ जो है नज़र झुक जाएगा और उसके आगे वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। कारण क्या है? सच्चाई है ये। आप देखिए, कहते हैं बड़े बड़े शिक्षा के स्तर पर वकालत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। भारत सरकार भी कहती है कि हम शिक्षा को उच्च स्तर बना दिए। इवन कि दिल्ली की सरकार भी ये कहती है कि हमारी शिक्षा के स्तर को देखिए, हम तो 4 चांद लगा दिए हैं। मैंने ये बात नोट किया है, स्कूल को तो बहुत सुंदर बना दिया है, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत गिरा दिया है। और शिक्षा का स्तर गिराने का एक ही मतलब होता है कि यहाँ के नागरिक शिक्षित न हो जाएं। कहीं शिक्षित हो जाएंगे, अच्छे समझने लग जाएंगे, तो वो जो है उनकी सरकार गिरा देंगे और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो है शासन में ले आएंगे। इसलिए भारत में एक प्रावधान बनी आ रही है कि अनपढ़ बनाओ, राज करो। ये अंग्रेज की नीति थी, फूट डालो राज करो, लेकिन अब इन्होंने नीति बनाई है यहाँ के नेताओं ने कि शिक्षा स्तर को भारत में गिराओ और अपनी शासन बनाओ। क्योंकि शिक्षा का स्तर जब गिरेगा तभी तो अनपढ़ लोग यहाँ पर रहेंगे, और अनपढ़ लोग रहेंगे तो जर्नल सी बात है उनको ही वोट देंगे। कभी उनके पानी के लालच में आएंगे, कभी उनके पेंशन के लालच में आएंगे, कभी बेरोजगारी भत्ता के लालच में आएंगे, कभी उन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लालच में आएंगे। तो दोस्तों ये सब लालच दिया जाता है और लोग, पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं कि सरकार की ये लालच है। अगर एक चीज़ पे वो कम करते हैं पैसे, तो दूसरा चीज़ पे चढ़ा देती हैं, क्योंकि सरकार कमा के आपको नहीं देती है।
ये सरकार अपने तनख्वाह में से काट के आपको सस्ती सामान नहीं करती है, चाहे पेंशन आपको नहीं देती है, वो सारे के सारे जो है आपके ही पैसे आपको लौटाती है, लेकिन वो भी अपनी भलाई के लिए, अपनी सरकार बनाए रखने के लिए। तो यही बात है, अमेरिका ने भी यही चाल चला कि जर्नलिस्ट, उनको पता था, अमेरिका देखिए, अमेरिका भारत से उल्टा है। अमेरिका को पता था कि यहाँ के लोग अगर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो हम विश्व स्तर पर पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन भारत के लोग ये करते हैं वकालत कि जितना व्यक्ति यहाँ कम पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, उतना उनके लिए फ़ायदा होगा, और उतना ही कहते हैं ना, अनपढ़ों पे राज करना बहुत आसान होता है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि 100 अंधों में कान्हा राजा होता है। तो वही बात यहाँ इंडिया की सरकारों में दिख रहा है कि उनको पता है कि अगर सब अनपढ़ होंगे तो उन पर जो है राज्य करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने तो इवन ये भी देखा है कि जो अच्छे पद पे चले जाते हैं सडनली अपने बच्चों को जो है अमेरिका भेज देती हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर वो नहीं रखती हैं। मैं यही हैरान होता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। क्या भारत में शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं है? और शिक्षा की वकालत करते रहते हैं सुबह शाम। जाइए अखबार में पढ़िए, न्यूज़ में पढ़िए, हमारी शिक्षा स्तर इतनी अच्छी है, हम तो इस अवार्ड दे रहे हैं, ये है, फलाना है, टिमका है। मेरा तो सर दर्द हो जाता है कि भाई इतनी शिक्षा स्तर भारत में इतनी अच्छी है तो ये अपने बच्चों को विदेश क्यों भेज रहे होती हैं। दोस्तों, मैं इसलिए ये बात, देखिए मैं कोई मंत्री को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लालच की जो पिटारा खोला जाता है वो आम गरीब बंदे जो है उनके लालच में आ जाते हैं 2 रोटी के चक्कर में। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो लालच में नहीं आता है। उसको पता है कि बिना मेहनत किए तो जो है पड़ा हुआ भोजन भी जो है मुंह में नहीं जाता है। ये पोयम भी है, आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, रहीम के दोहे भी हैं। तो कैसे हमें फ्री में लिया हुआ चीज़ हमें मिल सकती है? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति का सोच होता है, और अनपढ़ लोगों को तो कुछ सोचते ही नहीं, उनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है। बाद में उनको तकलीफ़ उसी के लिए सहना पड़े, उनको कोई एतराज़ नहीं होती है। और भारत में शिक्षा का स्तर, मैं ये कहता हूँ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो कि हमारे में तो 80% शिक्षा स्तर हो गया है, 90% हो गया है, लेकिन देखा जाए तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर वास्तविकता में अगर आप स्कूलों में जाकर निरीक्षण करो तो आपको पता लगेगा कि बच्चे का वो ज्ञान नहीं है जो उस क्लास में होना चाहिए, उस स्तर पर होना चाहिए। मेन होता है कि बच्चे जिस क्लास में हैं, जिस स्तर पे हैं, उनकी ज्ञान उसी प्रकार की होनी चाहिए। ये शिक्षा का उच्च स्तर है। और मैं एक बार बता दूं, अमेरिका ने इस पर बहुत जोर दिया कि अपने नागरिकों को उन्हें शिक्षा के ऊपर जो है फिर जोर दिया। तभी तो उन्होंने MBA का जो है पहला कॉलेज जो है 1881 में उन्होंने वहीं पर स्थापित किया। ये उनकी बहुत बड़ी कूटनीति थी। लेकिन अमेरिका को देखिए और इंडिया को देखिए, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा के स्तर को नीचा कर दिया है। तभी तो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, ये बात तो कहते हैं समझदार बच्चे समझ जाएंगे, और जो समझदार नहीं होंगे उनको ये बात समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसी बातें हो रही है। ये बातें महत्वपूर्ण है अगर आप मन से दिमाग से सोचिएगा तो, ठीक है। कहते हैं दुनिया का पहला बिजनेस स्कूल जो है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में वाटन स्कूल 1881 में स्थापित किया गया। देखिए अमेरिका ने सबसे पहले स्थापित जो है MBA की कॉलेज जो है अमेरिका में स्थापित किया। उनको पता था कि MBA बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इनके बिजनेस के लिए, इनकी अर्थव्यवस्था के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित रहने वाला है। और पहला MBA पाठ्यक्रम जो है 19वीं शताब्दी के आसपास शुरू किया गया। अमेरिका के बाहर पहला MBA पाठ्यक्रम जो है 1950 में स्थापित किया गया। अमेरिका के बाहर पहला MBA पाठ्यक्रम, देखिए कम से कम जो है 50-60 साल के बाद दुनिया के बाहर किसी देश में हुआ, 1950 में स्थापित हुआ। और आज दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ MBA के प्रतिष्ठित जो शैक्षिक डिग्री न हो। आज जर्नल सी बात है, हर एक देश में हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो होनी चाहिए। आज देखा जाए तो बच्चे एक बार एडमिशन बड़े बड़े डिग्रियों में करवा लेते हैं, लेकिन उनका ज्ञान का स्तर देखिएगा तो वो लेवल पे नहीं है जो होना चाहिए। बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। अगर ऐसा ही होता तो 5 दिन बनाया हुआ रोड ढह जाता है, 2 दिन बनाया हुआ पुल गिर जाता है। तो ये सब क्या है? अगर पढ़े लिखे होते, अगर उनमें करप्शन नहीं होता तो शायद कहते हैं 2 महीने पहले बनाया हुआ रोड का जो है इतनी बुरी हालत नहीं होती। आप देखते ही होंगे अपने क्षेत्र में, और देख के सिर्फ सरकार को कोसते ही होंगे। लेकिन ये कोसने की बात नहीं है। यहाँ पर 2 फैक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तो करप्शन कर रहा है, दूसरा जो है इंजीनियर की लापरवाही और इंजीनियर की अनपढ़ता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था क्वेश्चन हमारे समक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, जो कि अंतिम है, तो आप देखना मत भूलिएगा, और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए।